Hello, this video is about AS and AD model, which is the aggregate supply and aggregate demand. तो जो इस चैप्टर में हमने करेंगे वो ये है कि जो हमने एग्रीगेट सप्लाई और जो लास्ट चैप्टर था जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट के बारे में पढ़ा था, इन दोनों को मिक्स करके मतलब कि दोनों को ऐड करके जो चीज़ें हम निकाल के आएंगे, यानी कि जो हमने लास्ट चैप्टर में वेज और प्राइस सेटिंग रिलेशन पढ़ा था उसको हम पुट करके उसमें से जो हम आउटपुट के टर्म में प्राइस को रखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो एग्रीगेट या सप्लाई जो है वो प्राइस का फंक्शन होता है, यानी कि प्राइस में किस तरीके का चेंज आएगा उससे सप्लाई इफेक्ट होती है। तो इसलिए जो हमने लास्ट चैप्टर में जो हमने प्राइस की जो प्राइस सेटिंग रिलेशन निकाला था उसको आउटपुट के टर्म में हम यहाँ पे शो करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि किस तरह से पॉलिसीज़ का इफेक्ट होता है, यानी कि प्राइस में चेंज होने से क्या इम्पैक्ट आएगा या फिर फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस क्या इम्पैक्ट शो करते हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। तो जो है एग्रीगेट सप्लाई रिलेशन कैप्चर्स द इफेक्ट ऑफ आउटपुट ऑन द प्राइस लेवल, यानी कि जो आउटपुट का जो इफेक्ट है वो प्राइस लेवल पे क्या रहेगा ये शो करेगा। एंड ये किससे ड्राइव होता है? वेज एंड प्राइस से, यानी कि जो अभी बताया कि हम लास्ट चैप्टर में जो हमने वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग रिलेशन किया था उसके थ्रू हम निकालेंगे। तो जो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वेज सेटिंग जो रिलेशन होती है वो ये निकल के आई थी हमारे पास, W इज इक्वल टू PEFUZ। तो और प्राइस सेटिंग रिलेशन थी P1 प्लस म्यू एंड वेज। तो अब जब हम यहाँ पर प्राइस सेटिंग रिलेशन में जब वेज की वैल्यू पुट करेंगे, यानी डब्ल्यू की जो इक्वेशन हमने निकाली थी वेज सेटिंग की, वो जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास प्राइस की इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसमें हम म्यू को और जेड को कांस्टेंट रखेंगे, जेड जो कि अदर बेनिफिट्स कैच ऑल वेरिएबल था और म्यू जो मार्कअप था, मार्कअप ओवर प्राइस। यहाँ पे हम इसको अभी के लिए कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। तो अब जो हमने उसके बाद में एक चीज़ और निकाली थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, वो होती है कि कितने अनएम्प्लॉयड है आउट ऑफ द लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयड आउट ऑफ लेबर फोर्स का रेशियो होता है। अब जब अनएम्प्लॉयड कौन होगा, यानी लेबर फोर्स में से जो एम्प्लॉयड हैं उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास अनएम्प्लॉयड की नंबर आ जाएगा। अब जब हम इसको यहाँ पे सेपरेट डिवाइड करके हम ये वैल्यू हम निकाल लेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था। सो फॉर गिवन लेबर फोर्स हायर द आउटपुट लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जितना ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा रहेगा उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहेगी, क्योंकि जितना आउटपुट होगा यानी कि वहाँ पे इनपुट ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इनपुट जो हम वेरिएबल इनपुट जो हम लेते हैं वो हमने लेबर लिया था और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होता है। तो अब जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो हमने वैल्यू निकाली है वो है 1 माइनस वाई अपॉन एल। अब जब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, जो हमने प्राइस की इक्वेशन निकाली थी, इसमें जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी। और इसमें जो है प्राइस और आउटपुट में जो है डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। जब अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज होगा। और अब ये क्यों होगा? क्योंकि आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो उसके साथ में वेज इंक्रीज होगी, और वेज इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अब जो है हम एक्सपेक्टेड प्राइस लेके चल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो शो करेगा कि भाई हमारा जो है एक्चुअल प्राइस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस की वजह से हमारी वेजेस इंक्रीज होती है, और अभी देखा था कि वेज के इंक्रीज होने से प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो द रिलेशन बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द आउटपुट इज गिवन बाय द एएस कर्व। जो एएस कर्व है वो प्राइस लेवल और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है उसको शो करेगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि आउटपुट के इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से वेजेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये पॉजिटिव रिलेशन आएगा, और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। पॉजिटिव रिलेशन यानी कि अगर आउटपुट कम रहेगा तो प्राइस, अब अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जब हम इन पॉइंट्स को जब एक लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन हमारे पास आ जाएगी। सो गिवन द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल हम ये सब करेंगे। अब अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो है हमारी जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अगर लेके चलें,
यहाँ पे अगर ये देखें, ये हमारा प्राइस लेवल था, और अब अगर ये प्राइस लेवल एक्सपेक्टेड प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो हमारे पास नई लाइन ये आएगी। अब यहाँ पे जो है अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लेके चल रहे हैं यानी नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे जो है एग्रीगेट सप्लाई को अपवर्ड जाना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा जा सके। जो एक्सपेक्टेड प्राइस की वजह से जो अपवर्ड हुआ है, जो कि पी ये जो प्राइस सेटिंग रिलेशन जो है वो जो अपवर्ड गया है, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो है हमारी एग्रीगेट सप्लाई ये है अपवर्ड मूव करेगी। अब जब एग्रीगेट डिमांड की बात आती है तो जो एग्रीगेट डिमांड रिलेशन है वो प्राइस लेवल का इफेक्ट जो आउटपुट के ऊपर इफेक्ट होगा उसको कैप्चर करता है। यानी कि अगर प्राइस लेवल से जो है हमारा आउटपुट कितना चेंज होगा या उसमें क्या चेंज आएगा या डिमांड में उसकी कितना चेंज आएगा। तो इसके लिए गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की जो हम बात करते हैं कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा, उसकी जो इक्वेशन थी वो हमने देखी थी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जो है हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। तो उसके लिए जो इक्वेशन थी वो y इज इक्वल टू सी वाई माइनस टी, जो कि आफ्टर टैक्स इनकम होगी, और इन्वेस्टमेंट ये जो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम और इंटरेस्ट रेट का फंक्शन होगा, और जी ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। अब जो है फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम जो होता है, फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारा रियल बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए जो हमारा YLI यानी कि जो करेंसी की जो डिमांड होती है उसके इक्वल। तो अब इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो अब जो है गुड्स मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट का इक्विलिब्रियम जब हम शो करेंगे तो वो IS और LM कर्व के थ्रू शो किया जाएगा। तो इसके लिए जो है वर्टिकल एक्सिस पे हम इंटरेस्ट रेट और आउटपुट हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे, और जो IS कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये सब हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ पे देख ले। तो जो अब IS कर्व जब हम डाउनवर्ड स्लोपिंग रखेंगे और LM कर्व जब हमारा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, तो एट द इनिशियल प्राइस लेवल जो हमारा पहला प्राइस लेवल रहेगा ये P प्राइस लेवल के लिए LM कर्व होगा। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारे पास ये आया, तो आउटपुट लेवल हमारे पास Y आ गया जो कि यहाँ पे है। अब जब हमारा प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा, तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो हमारा जो मनी बैलेंस है, एक्चुअल मनी बैलेंस ये जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा प्राइस लेवल इंक्रीज होने के साथ में। तो जब हमारा मनी बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा या रियल मनी बैलेंस, तो जो है हमारा LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो A से शिफ्ट होकर A डैश के ऊपर आ जाएगा और हमारा आउटपुट लेवल ये हो जाएगा। जब हम कोरस्पॉन्डिंगली इनको शो करेंगे तो हमारा Y डैश ये हो जाएगा और Y लेवल ये हो गया। अब जो हमारा Y आउटपुट था वो हमारे इनिशियल प्राइस लेवल के ऊपर था, और जो Y डैश आउटपुट था वो हमारे चेंज्ड प्राइस जो कि P डैश प्राइस लेवल था उसके ऊपर था। तो यानी कि जब प्राइस हुआ तो हमारा आउटपुट डिक्रीज हो गया, तो ये जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमारे पास आएगा एग्रीगेट डिमांड का, ये हमने पहले भी देखा है। तो जो है प्राइस लेवल इंक्रीज होने के साथ में ये जो रियल बैलेंस है वो डिक्रीज हो गया और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई, इसकी वजह से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो एनी अदर वेरिएबल अदर देन द प्राइस लेवल दैट शिफ्ट्स ईदर द IS कर्व और द LM कर्व आल्सो शिफ्ट्स द AD रिलेशन। यानी कि अगर प्राइस लेवल के अगर अलावा किसी और वेरिएबल में चेंज आएगा तो वो जो है हमारे IS और LM कर्व को अगर जो शिफ्ट करता हो तो उसकी वजह से जो है हमारा AD रिलेशन भी शिफ्ट होगा। यानी कि जो ये सपोज कि हमारा प्राइस की जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई चेंज आया या गवर्नमेंट स्पेंडिंग सपोज इंक्रीज हो गई, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो हमारा IS मॉडल है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा उसके अंदर। यानी कि जो ये IS कर्व होगा ये यहाँ से शिफ्ट होकर इस साइड आएगा, तो जिसकी वजह से जो है हमारी AD डिमांड जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगी। और अगर जब हम अब अगर इसके अलावा दूसरा जो वेरिएबल हम देखें नॉमिनल मनी बैलेंस, यानी कि जो हमारी मनी नॉमिनल वैल्यू है, यानी कि ये जो M/P हम जो रखते हैं वो तो होता है रियल बैलेंस जब हम प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर हम सिंपली M की वैल्यू रख के चले तो वो हमारी नॉमिनल वैल्यू रहेगी। तो जो ये नॉमिनल वैल्यू में अगर डिक्रीज हुआ यानी कि इसको अगर डिक्रीज कर दिया तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इससे हमारा LM कर्व में शिफ्ट आएगा और इसकी वजह से जो है हमारी जो AD डिमांड है
यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, यानी कि इस साइड में जो शिफ्ट आएगा। और अगर ये मनी, नॉमिनल मनी इंक्रीज हुआ तो ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा, जैसे कि हम इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग के केस में देखा था। तो ये चीज़ है। तो at a given price level, an increase in government spending increase the output, shifting the AD curve to the right. At a given price level, a decrease in nominal money decreases output, shifting the AD curve to the left. अब जो है आउटपुट का रिलेशन देख लेते हैं हम, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मनी प्राइस लेवल M/P है, यानी कि रियल बैलेंस के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट रहेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट रहेगा, टैक्सेस के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि टैक्सेस जो है हमारी इनकम को डिक्रीज करेगा। अगर इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी जो एग्रीगेट वो जो हमारा जो स्पेंडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी, और स्पेंडिंग जब डिक्रीज होगी तो हम डिमांड कम करेंगे, हमारे पास मनी कम रहेगी तो हम डिमांड कम कर पाएंगे, उसकी वजह से जो है आउटपुट में नेगेटिव रिलेशन आएगा। तो ये हमारा जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे हमारी एडी को। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इक्विलिब्रियम, अब हम देखोगे कि जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का ना शॉर्ट रन में और मीडियम रन में किस तरीके से इक्विलिब्रियम चेंज होता है। तो जब हम शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारा जो है अगर हम इसको yn को हम लेके चले हमारा नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट एंड पी को एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, इन शॉर्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द एडी। जो है कि हमारा अगर शॉर्ट रन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो हमारा वहीं पे रहेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में हम चीज़ें ना चेंज नहीं कर पाएंगे। सपोज कि हमारा जो ये yn जो है ये नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है और प्राइस एक्सपेक्टेड लेवल ये है, लेकिन जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है ना ए पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, तो यहाँ पे ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलेगा, रेदर देन कि क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में हम चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ना वेरिएबल्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर वैल्यू जो है ना कांस्टेंट रह पाती है, हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से ना आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा ना। तो इसी वजह से, लेकिन अगर मीडियम रन का वो होगा तो वो जो है हमारा बैलेंस आउट होकर चीज़ें ना नेचुरल रेट के ऊपर आ जाती हैं। तो अगर शॉर्ट, ये यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम द शॉर्ट रन टू द मीडियम रन, इफ आउटपुट इज अबव द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट द एएस कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड ओवर द टाइम अंटिल आउटपुट हैज़ बिगन बैक टू द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो है अब देखो ये किस तरीके से शिफ्ट होगा। अगर सपोज कि हमारा नेचुरल जो आउटपुट लेवल है वो yn है, लेकिन हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो yn जो हमारे शॉर्ट रन में हमें मिला था, लेकिन अब जो है इस y के ऊपर जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है वो हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस हमारे पास PE था, जो कि आउटपुट नेचुरल आउटपुट रेट के लिए था, यानी कि yn के लिए था। लेकिन अब जो है हमारा आउटपुट लेवल जो है वो एक्सेस है, यानी कि जो नेचुरल आउटपुट लेवल है उससे ज़्यादा है, यानी कि A के ऊपर। अब इसके ऊपर जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस जो था वो ज़्यादा, हमने एक्सपेक्टेड प्राइस कम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस को, लेकिन अब जब आउटपुट ज़्यादा है तो हमारा जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ। अब जो है हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ, तो जो अब इन फ्यूचर जब हम डिसाइड करेंगे ना, तो वो हम ज़्यादा प्राइस को लेकर डिसाइड करेंगे कि भाई अब प्राइस ज़्यादा रहा है तो इन फ्यूचर भी वो प्राइस ज़्यादा रहेगा। और इसी के साथ में ना जब नॉमिनल वेजेस ना उसी अकॉर्डिंग सेट होती है, और फिर जब नॉमिनल वेज इंक्रीज होती है तो फिर उसी के हिसाब से आउटपुट में डिक्रीज आता जाता है। तो जब एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा रहेगा या फिर आउटपुट नेचुरल रेट से ज़्यादा रहेगा ना, तो वो फिर इसी तरीके से एएस कर्व जो है वो शिफ्ट होता जाता है अपवर्ड, क्योंकि हम फिर इन फ्यूचर प्राइस हायर सेट करते हैं, क्योंकि हम पहले देखा था कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था लो किया था, लेकिन इन रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट था कि भाई जो प्राइस है वो हायर रहा। तो अब जब हम फ्यूचर में डिसाइड करेंगे ना, तो फिर हम उस हायर प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, तो हमारा इन फ्यूचर जब हम डिसाइड करेंगे वो ज़्यादा प्राइस रहेगा, हायर रहेगा प्राइस, और वेजेस भी हायर रहेंगी। तो उसी की वजह से जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या अपवर्ड शिफ्ट होगा, और फिर ये तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक हम हमारे नेचुरल रेट को अचीव नहीं कर लेते। तो अब जब हम इस तरीके से जब नेचुरल रेट को अचीव करते हैं ना, तो हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट आ जाता है, लेकिन साथ में प्राइस जो है वो हमें इंक्रीज्ड मिलता है। सो पॉइंट ए पे जो है हमारा आउटपुट एक्सीड्स था, ये पॉइंट ए, यहाँ पे आउटपुट हमारा एक्सीड था और जो प्राइस लेवल था वो एक्सपेक्टेड से हायर था। नेक्स्ट टाइम जब नॉमिनल वेजेस जब सेट होंगी तो वो इस प्राइस के अकॉर्डिंग सेट होंगी, इंक्रीज प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग। सो ए डैश एंड आउटपुट वाई डैश जो हमारे पास आएगा वो इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे आएगा और आउटपुट ये यहाँ पे स्टिल एक्सीड्स द नेचुरल रेट। सो ये अभी भी नेचुरल लेवल से
हायर है। तो ये जब तक ये प्रोसेस चलेगी जब तक हम हमारी नेचुरल लेवल को अचीव नहीं कर लेते। सो जब हम नेचुरल लेवल को अचीव कर लेंगे उस टाइम पे हमारा जो आउटपुट लेवल है वो नेचुरल के इक्वल आ जाएगा और जो हमारा प्राइस है वो एक्सपेक्टेड प्राइस के इक्वल हो जाएगा ना। अब अगर हमारा मॉनेटरी या फिजिकल एक्सपेंशन अगर कुछ होता है तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे या उससे क्या इफेक्ट होगा, उस चीज को अगर हम देखेंगे तो अब हम सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन से क्या इफेक्ट होगा। यानी कि मॉनेटरी एक्सपेंशन यानी कि जो हमारी नॉमिनल मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है। तो नॉमिनल मनी सप्लाई का जो है हमारे एग्रीगेट डिमांड जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होता है। ये हमने अभी देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो जो हमारी नॉमिनल मनी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगी। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई पहले ही। सो फॉर द गिवन प्राइस लेवल द इंक्रीज इन नॉमिनल लीड्स द इंक्रीज इन रियल मनी स्टॉक एंड ड्यू टू दिस द आउटपुट इंक्रीजेज एंड एडी शिफ्ट्स राइट। सो एडी जो है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जो है हमारा नेचुरल रेट को एक्सीड कर रहा है तो शॉर्ट रन के लिए तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन ओवर द टाइम जो होगा वो ये हमारे पास नहीं रहेगा। अब जो है रिवाइज्ड एक्सपेक्टेशन आएंगी, जो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेशन रहेंगी क्योंकि हमारा जो प्राइस लेवल है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम हमें जो है नॉमिनल मनी के इंक्रीज होने से हमें हायर रेट पे मिल रहा है। तो जब हम ये आएगा तो हमारा जो है एएस कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। जब एएस अपवर्ड तब तक शिफ्ट होगा जब तक हम हमारा अगेन नेचुरल रेट जो है हम अचीव नहीं कर लेते आउटपुट का। तो जब हम नेचुरल रेट अचीव करेंगे तो वो हम शिफ्टेड एडी कर्व के ऊपर हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा एडी कर्व जो है वो नॉमिनल मनी के साथ इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा तो यहाँ पे जो है आउटपुट तो हमने नेचुरल अचीव कर लिया, लेकिन जो हमारा प्राइस लेवल है वो हमारे पास इंक्रीज होकर नया प्राइस लेवल आया। सो द प्रोपोर्शन इंक्रीज इन पी मस्ट बी इक्वल टू द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन एम। जो हमारा प्राइस में जो है वो इंक्रीज इतना होना चाहिए कि हमारा जो मनी में जो नॉमिनल मनी यानी कि मॉनेटरी एक्सपेंशन जो हुआ था उसको बैलेंस आउट कर दे, यानी कि जो हमारे पास उसको क्राउड आउट कर दे। कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई जो उसका इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर दें, कि जो मनी में इंक्रीज हुआ है, नॉमिनल मनी में जो इंक्रीज आया या मॉनेटरी एक्सपेंशन जो हुआ है उसको प्राइस न्यूट्रलाइज कर दे। इतना चेंज प्राइस में आना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज होना चाहिए प्राइस में नॉमिनल मनी के रेस्पेक्ट में। सो इसका बिहाइंड द सीन हम देख सकते हैं कि भाई एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट सप्लाई ये किस तरीके से चेंज हुआ। सो सपोज कि हमारा जो है आईएस कर्व हमारे पास ये था। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इनिशियल लेवल पे जो आउटपुट था वो हमारे पास एलएम कर्व ये हो गया। अब जो है हमें नॉमिनल मनी इंक्रीज हो गई, तो जब नॉमिनल मनी हमारी इंक्रीज होगी तो जो है हमारा और प्राइस लेवल हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हमारा जो है जो एलएम कर्व है वो एलएम डबल डैश के ऊपर शिफ्ट हो गया, जो कि हमें पॉइंट मिलेगा हमें इक्विलिब्रियम का पी डैश। तो अब जो है एलएम हमारा जब शिफ्ट हो गया तो लेकिन शॉर्ट रन में तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा इक्विलिब्रियम का, लेकिन जब शॉर्ट रन में भी हालांकि जो होता है कि प्राइस लेवल थोड़ा तो चेंज होता ही है, मतलब कि थोड़ा शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से जो भी प्राइस लेवल में चेंज होगा उस अकॉर्डिंग हमारा एलएम कर्व जो हमारा रियल बैलेंस है वो चेंज होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा नया एलएम कर्व जो हमें मिलेगा वो हमें शॉर्ट रन हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट दे देगा। तो अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ए डैश के ऊपर मिल जाएगा शॉर्ट रन के लिए, लेकिन ओवर द टाइम यानी कि मीडियम रन में जो है ये कंप्लीटली जो प्राइस जो है वो जो मनी में जो चेंज आया था या मॉनेटरी एक्सपेंशन जो हुआ था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ओवर द टाइम, यानी कि हमारा जो भी चेंज हुआ है वो इंक्रीज होते जाएगा और इवेंचुअली जो है ओरिजिनल लेवल के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास नॉमिनल मनी होगी ना तो वो क्या कि हमारे पास जब मनी आती है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो वही चीज है उसके वजह से जो हमारा चेंज आएगा। सो यही ना हमारी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी शो करता है कि शॉर्ट रन में तो जो है हमारा मॉनेटरी एक्सपेंशन ना आउटपुट में इंक्रीज को शो करेगा और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, बट जो मीडियम रन होगा उसमें जो है हमारा प्राइस में जो चेंज है ना वो हमारी नॉमिनल मनी के अंदर जो चेंज आया था ना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा आउटपुट पे, क्योंकि वो हमारे एलएम कर्व को इस तरीके से शिफ्ट करेगा जो हमारे इनिशियल लेवल के ऊपर लेके आ जाएगा। हालांकि प्राइस हमारा चेंज होगा, क्योंकि प्राइस ही जो है वो न्यूट्रलिटी शो मनी में जो है वो न्यूट्रलिटी लेके आ रहा है। तो जब हम इन्हीं चीज़ों को इन्हीं पॉइंट्स को ना हम अपवर्ड शो करेंगे, जो हमने पहले जो शॉर्ट रन के लिए लिया था कि हमारा जो इनिशियल प्राइस लेवल था
कि हमारे पास जो ये तो नेचुरल रेट आ गया हमारे पास। अब जो हमारा एग्रीगेट ये हमने ले लिया, ठीक है। अब जो है हम ये हमारा नेचुरल रेट आ गया, इसको हम अब जो है मनी सप्लाई में जब हमारी नॉमिनल मनी इंक्रीज हो गई तो उससे जो है हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुई थी। तो उससे जो हमें शॉर्ट रन पे जो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला वो ये मिला, जो बैलेंस आउट होने के पास, जो हम इसको कोरस्पॉन्डिंगली अपर वाले डायग्राम में शो कर सकते हैं। ये जो हमारे पास वाई लेवल आया था। तो अब जब हम इसको जो है, अब जब हमें प्राइस लेवल में जो चेंज आएगा वो हमें जो है एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करेगा, और ये जो है हमें नया जो मीडियम रन के जब हम शो करेंगे तो वो जो है हमारा एलएम कर्व, क्योंकि शिफ्ट करेगा, जो हमारा अपवर्ड शिफ्ट करेगा प्राइस की वजह से। तो जो है हमारे पास ये नया पॉइंट आएगा जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई को चेंज आएगा, एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आएगा। तो जो है हमारे पास ये नया पॉइंट आएगा तो हमारा प्राइस लेवल तो पी डबल डैश हो जाएगा और हमारे पास नेचुरल रेट अगेन अचीव हो जाएगी। तो इसमें जो है हमारा प्राइस लेवल प्रोपोर्शनेट चेंज करेगा नॉमिनल मनी के। सो अब जो है अगर हमारा ए डिक्रीज इन द बजट डेफिसिट, इसका क्या शो करेगा। अभी हमने मॉनेटरी एक्सपेंशन का देखा था, तो अब हम देखते हैं कि डिक्रीज इन द बजट डेफिसिट, यानी कि ये फिजिकल चेंज हो गए एक, अगर हम अकॉर्डिंगली देखें तो। सो अगर फिजिकल डेफिसिट में अगर चेंज होता है ना, फिजिकल पॉलिसी में अगर चेंज आता है तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो है हमारा डिक्रीज इन द बजट डेफिसिट जो है हमारे आईएस कर्व को शिफ्ट करेगा। सो रिड्यूस इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग शिफ्ट द एडी टू द लेफ्ट। सो अगर हमारी जो है ये हम देख लेते हैं, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारी जी टू जी डैश हो गई तो जो हमारा इनिशियल एग्रीगेट जो है हमारे पास एडी था, अब जो है हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस हुई, उसकी वजह से जो है हमारा एडी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ है, तो ये हमारा एडी डैश आ गया। सो प्राइस लेवल यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, सेम प्राइस लेवल पे हमारे पास जो है हमारा आउटपुट, हमें लोअर आउटपुट मिल रहा है, यानी कि जो हमें इनिशियल फॉर गिवन पी आउटपुट विल बी लोअर। तो हमारे पास जो इनिशियली जो आउटपुट लेवल था वो ए पे मिल रहा था, लेकिन अब जब हमारा एडी डाउनवर्ड स्लोप हो गया, डाउनवर्ड हो गया, तो यहाँ पे जो है हमें ये नया ए डैश जो है हमें शिफ्ट मिलेगा, मतलब जो हमें नया आउटपुट लेवल मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट लेवल मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा। अब इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एट ए डैश, शॉर्ट रन में तो हमारे पास इक्विलिब्रियम यहीं पे मिल जाएगा, बट ओवर द टाइम इकोनॉमी मूव्स डाउन अलोंग एडी अंटिल ए डैश। तो जो है ओवर द टाइम जो है हमारा, क्योंकि हमारा प्राइस उसी अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहा है ना, कि भाई पहले हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस लेवल पी रहेगा, लेकिन जो है हमारा प्राइस लेवल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से जो है हमारे प्राइस लेवल पी डैश हो गया, फिर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा चेंज आएगा। सो अब ये किस तरीके से होगा उसको हम आगे देखेंगे। सो उससे पहले ओवर द टाइम इकोनॉमी मूव्स डाउन अलोंग एडी कर्व एट ए डैश आउटपुट ओरिजिनल, बट अब जब हमें ओवर द शिफ्ट जब ए एस में शिफ्ट आ जाएगा उसकी वजह से जो है हमारा आउटपुट तो ओरिजिनल मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा प्राइस लेवल है वो यहाँ पे डिक्रीज आएगा। तो ये प्राइस लेवल हमें डिक्रीज मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज मिलेगी। सो डेफिसिट रिडक्शन आउटपुट ये किस तरीके से होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो जो है हमारे पास ये इनिशियल लेवल था, अब जब हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आया तो उसकी वजह से हमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। तो जो हमारे पास एक्चुअल में जो हमारा आईएस कर्व था वो ये था, अब लेकिन उसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो डिक्रीज हुआ है उसकी वजह से हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा और नया ये बाद वाला आईएस बन जाएगा। और हमारे पास जो इनिशियल एलएम कर्व था वो ये था, लेकिन शॉर्ट रन में ओवर द टाइम भी जो है हमारा आउटपुट डिक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से जो है प्राइस फॉल होगा। तो ये जो हमारा एलएम कर्व है वो ओवर शॉर्ट रन में जो चेंज आएगा वो लिटिल चेंज होगा, थोड़ा चेंज रहेगा, लेस चेंज होगा। तो जो हमें आउटपुट लेवल शॉर्ट रन के लिए मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। अब ओवर द टाइम जो है हमारा आउटपुट, हमारा एलएम कर्व जो है वो और डाउनवर्ड स्लोप जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि जब तक हम हमारा नेचुरल रेट अचीव नहीं करेंगे तब तक हमारा एलएम कर्व शिफ्ट होता रहेगा, जो हमारी मनी बैलेंस को सेम रखेगा। मतलब कि प्राइस लेवल अगर इंक्रीज होगा तो हमारा मनी बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा। सो
जो एलएम कर्व है वो हमारा आउटवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, और जब तक हम हमारे इनिशियल यानी नेचुरल लेवल को आउटपुट के अचीव नहीं कर लेंगे तब तक ये एलएम कर्व स्लोप। तो यहाँ पे जो है हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमारी डिक्रीज हुई है और प्राइस लेवल भी डिक्रीज हुआ है। सो फॉर द प्राइस गिवन ड्यू टू फॉल इन द आउटपुट प्राइस लेवल डिक्रीज LM टू LM डैश। सो LM डैश पे शिफ्ट कर दिया। इन शॉर्ट रन वी कांट टेल वेदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि शॉर्ट रन में ना हमारे पास ज़्यादा चेंजेस वगैरह होते नहीं है, तो शॉर्ट रन के लिए हम एक फिक्सली ये नहीं बोल सकते कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इंक्रीज ही होगा या डिक्रीज ही होगा। सो ये किस तरीके से होगा, अगर हमारा वाई की वैल्यू लो रहेगा, वाई जो हमारा आउटपुट या आउटपुट जो है वो अगर हमारा लो होगा, यानी कि इस केस में जो हुआ था वो लो था, सो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। बट जो है अगर इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज हो रही है तो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज हुई थी, तो अब जो दोनों में से ना दोनों का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग फिर पता चलेगा कि भाई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो इन मीडियम रन IS रिलेशन जो होता है वो ये होता है जो गुड्स मार्केट का रिलेशन हमने देखा था। सो बिकॉज YN एंड टैक्सेस आर अनचेंज्ड, YN जो है हमारा नेचुरल रेट और टैक्सेस आर द अनचेंज्ड, सो C इज सेम देन G इज लोअर नाउ, क्योंकि G हमारा लोअर हो गया तो I मस्ट बी हायर, I इंक्रीज होना चाहिए। एग्जैक्टली भी डिक्रीज इन जो हमारा G में जो डिक्रीज हुआ था उसका कंपनसेट कौन करेगा, I, उतना ही I इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट उतना ही इंक्रीज होना चाहिए जितना G डिक्रीज हुआ है मीडियम रन में सेम आउटपुट लेवल रखने के लिए, क्योंकि हम आउटपुट लेवल हमारा नेचुरल अचीव करना चाह रहे हैं, तो मीडियम रन में नेचुरल अचीव भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कंपनसेट कौन करेगा, जो डिक्रीज हुआ है G में वो कंपनसेट करेगा इन्वेस्टमेंट। सो अब हम देखेंगे कि भाई प्राइस, ये हमने दो चीज़ें देख ली, एक फिस्कल पॉलिसी का और एक मॉनेटरी पॉलिसी का हम चेंजेस देख लिया। जो फिस्कल पॉलिसी में जो चेंज आया था वो हमने अभी देखा है कि प्राइस लेवल और इंटरेस्ट जो है वो फॉल करता है जब जो है हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होती है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो रही है यानी कि फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी है, यानी कि उनके पास फिस्कल ज़्यादा रहेंगे। और जो मॉनेटरी में हमने देखा था उसमें था कि भाई प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है मीडियम रन में, जो हमें सेम नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट पे मिलेगा, आउटपुट लेवल सेम रहेगा लेकिन जो है वो चेंज हो जाएगा, जो है प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जो है यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह डिक्रीज होंगी फिस्कल के केस में, तो जो है इसी तरीके से जो हमारा प्राइस और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा और आउटपुट लेवल तो सेम रहेगा। इसी तरीके से जो और भी अदर वेरिएबल हैं जो गवर्नमेंट जो फिस्कल के अंदर आते हैं, फिस्कल पॉलिसीज के अंदर आते हैं, उनका भी इम्पैक्ट काइंड ऑफ सिमिलर रहेगा। जो आउटपुट के रिलेशन में हम देखते हैं कि भाई टैक्स में अगर डिक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट वो भी फिस्कल के अंडर आएगा, तो ये सब चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। तो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक एग्जांपल लेके किया था। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी बजट डेफिसिट अगर हम रिड्यूस करें, बजट डेफिसिट किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, या तो टैक्स इंक्रीज करेंगे या फिर हम हमारी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उनको रिड्यूस कर दें, यानी गवर्नमेंट अगर स्पेंड कम करेगी तो उसका जो है बजट डेफिसिट डिक्रीज होगा, अगर टैक्स इंक्रीज कर दे तो उसका बजट डेफिसिट डिक्रीज होगा। तो इसी तरीके से ये जो है बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने का जो एक था, यानी कि ये फिस्कल के अंडर आता है। सो अब हम इसके बाद में देखते हैं कि प्राइसेस में जो चेंज आता है उसकी वजह से क्या होगा। तो प्राइसेस यहाँ पे हम देखते हैं चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑयल के एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो अगर प्राइस में जो इंक्रीज आएगा ऑयल के, तो उसकी वजह से जो है वो कैसे होगा, मार्कअप जो हमने देखा था प्राइस सेटिंग रिलेशन में, जो लास्ट चैप्टर था, जो हमने इक्वेशन बनाई थी पी की 1 + म्यू वेज, तो ये जो है ये हमारा प्राइस लेवल डिटरमाइन करेगा कि ये प्राइस में कितना चेंज आएगा, वो इसके थ्रू पता चलेगा। सो अब इफेक्ट ऑफ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर मार्कअप इंक्रीज होगा तो हमारी जो रियल वेज है वो डिक्रीज होंगी,
ये हमने लास्ट जो लेबर मार्केट का जो हमने वीडियो देखा था उसमें चैप्टर किया था, उसके अंदर ये हमने देखा था कि किस तरीके से मार्कअप्स और वेज का और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन होता है। सो ये आप अगर नहीं देखा है तो आप पिछले चैप्टर में देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक बस ब्रीफली एक इसको देखेंगे, ओवरव्यू के साथ देख के चलेंगे। तो मार्कअप में अगर इंक्रीज होगा तो उसके साथ में जो है हमारी रियल वेज डिक्रीज होंगी। अगर रियल वेज डिक्रीज होंगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट रेट हमारी डिक्रीज हो जाएगी और हमारा आउटपुट भी जो है डिक्रीज हो जाएगा। सो जो हमारे पास पहले इनिशियल जो मार्कअप था वो ये था प्राइस सेटिंग। अब अगर हमारा मार्कअप इंक्रीज हो गया तो ये डाउनवर्ड स्लोप होगा ना, डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट इसमें होगा। तो ये जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारा जो वेज सेटिंग रिलेशन के साथ में हम जब इसको शो करेंगे तो इनिशियल तो हमारे पास ये आया था, अब जो है ये हमारे पास नया जो आएगा वो ए डैश के ऊपर आएगा। तो ये जो देखेंगे कि अब जब हमारा प्राइस लेवल मार्कअप जब इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो इंक्रीज हो गई। ये जो कि यहाँ पे हमने लास्ट लाइन पे जो ये हमने देखा था। सो अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन देखें तो हम आप ना ये लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। सो अब इसमें डायनामिक्स ऑफ एडजस्टमेंट, ये किस तरीके से एडजस्टमेंट होते हैं वो अगर देखें तो हमने जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने देखा था प्राइस और आउटपुट का रिलेशन, जो हमने एग्रीगेट सप्लाई के लिए जो रिलेशन देखा था। सो ये हमारे पास ये आया था, जब हमारा जब प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपवर्ड्स, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हमारा अपवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। अब जितना प्राइस इंक्रीज होगा, जितना प्राइस अगर इंक्रीज होगा उतना ही जो है हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होती जाएगी। अब जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो इनिशियल लेवल पे जो हमें इक्विलिब्रियम, हमें एएस कर्व जो हमारा था वो एएस था। पहले हम एडी अगर डाउन यहाँ पे शो करें और इसके बाद अब हमारा जो इनिशियल लेवल था वो एएस था। अब यहाँ पे तो हमें इक्विलिब्रियम ए पे मिल रहा है। अब जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। अब जब अपवर्ड शिफ्ट होगा तो हमें इनिशियल लेवल पे जो है हमारा वाई एन था, जो हमारे नेचुरल रेट के ऊपर थे हम। तो अब जब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो ए एस हमारा शिफ्ट होकर ए डैश के ऊपर आ गया। अब जब अगर प्राइस और इंक्रीज होगा तो ये हमारा जो है ए एस डबल डैश के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से चेंज आएगा और हमें वाई एन डबल डैश मिलेगा। तो हमारा जो है आउटपुट जो है डिक्रीज हुआ प्राइस के साथ में। जो हमने ये जो लास्ट पेज था इसमें हमने देखा था कि मार्कअप के इंक्रीज होने से आउटपुट जो है हमारा डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जब मार्कअप इंक्रीज हुआ तो हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ और प्राइस इंक्रीज होने के साथ हमारा जो है एएस कर्व जो है वो राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट हुआ और इसके अपवर्ड शिफ्ट होने से जो हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल था वो हमारा डिक्रीज हुआ है। ये हमने डायग्राम में देख लिया। सो ये समरी है काइंड ऑफ कि किस चीज़ का इफेक्ट किस टाइम पीरियड के लिए कितना होगा। सो फर्स्ट शॉर्ट रन के लिए अगर देखें तो जो मॉनेटरी एक्सपेंशन है वो आउटपुट को इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेगा और प्राइस लेवल में इंक्रीज होगा लेकिन स्मॉल इंक्रीज होगा। बजट डेफिसिट की अगर हम बात करें, रिड्यूस इन बजट डेफिसिट जो हुआ था तो उसका जो है आउटपुट लेवल डिक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज होगा और प्राइस लेवल भी डिक्रीज होगा शॉर्ट रन में। इंक्रीज इन ऑयल, तो ये जो है हमारे आउटपुट को डिक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट और प्राइस को इंक्रीज करेगा। अब अगर हम मीडियम रन की बात करें तो मॉनेटरी एक्सपेंशन में जो है प्राइस आउटपुट जो है हम नेचुरल रेट, जो नेचुरल लेवल होता है उसको वापस अचीव कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है और प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बजट डेफिसिट के केस में हमने देखा था कि आउटपुट तो हम नेचुरल अचीव कर लेते हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट और प्राइस लेवल दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। और जो हमने अभी लास्ट देखा इंक्रीज इन द प्राइस ऑयल प्राइस, तो ये इसमें जो है आउटपुट भी डिक्रीज हो गया और इंटरेस्ट और प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। सो ये था aggregate supply and aggregate demand model. So that's it for this.